Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं कुमार ऑनिस और आप सिलेक्शन पॉइंट। तो जो आप लोगों का डिमांड था, ठीक है साथियों, आपका डिमांड आपका पूरा होने जा रही है, ठीक है साथियों। और ये आपका टेस्ट सीरीज होगा जिसमें आपको 150 प्रश्न होंगे। और साथियों इस 150 प्रश्न में जो है ना, इस 150 प्रश्न में आपका साथियों इसमें पेडागोजी का भी होगा, ठीक है। इसमें आपके साथियों रीजनिंग भी होंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना आपका एसएसटी के चारों सब्जेक्ट से सवाल होंगे। मतलब इसमें पेडागोजी आपके होंगे 30 प्रश्न, क्लियर। इसके बाद रीजनिंग आपके होंगे 15 प्रश्न, ठीक है साथियों। मैथ्स आपके होंगे ठीक है 5 क्वेश्चन, क्लियर। और एसएसटी का जो है आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इन सब के आपके होंगे 25-25 प्रश्न। यानी कुल मिलाकर जो है इस वीडियो में हम लोग जो है 150 प्रश्न करने वाले हैं, सेम एज एग्जाम पैटर्न, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है, क्लियर, ठीक है। यानी कि रिजल्ट जो है, रिजल्ट ये अब उठा के लेके आना है, ठीक है। तो बस थोड़ी आपकी परीक्षा की बेहतरीन शुभकामनाओं के साथ आइए अब क्लास शुरू किया जाए। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो पेडागोजी का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इनका पूरा नाम आपका हो जाएगा जीन पियाजे। संरचनात्मक विकास का सिद्धांत, या भौतिक विकास का सिद्धांत, या सामाजिक विकास का सिद्धांत, या मानसिक विकास का सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने आपके संरचनात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, या इसको बोलिए आप संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। मानसिक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? मानसिक विकास के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को सीखने की पूरी अवसर प्रदान करने चाहिए, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, या व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए, या उपयुक्त आपके सभी हो जाएंगे। तो मानसिक विकास के लिए अध्यापकों को ये सभी के सभी कार्य करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, ये सभी के सभी जो है अध्यापक को करनी चाहिए। विद्यालय का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्यालय का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चरित्र जो है आपका विकास पर प्रभाव पड़ता है। छात्रों के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, छात्रों की राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, या उपयुक्त आपके सभी। विद्यालय का छात्रों पर जो है ये सभी के सभी प्रभाव देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, ये सभी के सभी जो है प्रभाव एक छात्र पर आपके विद्यालय का पड़ता है। छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? एक कठोर प्रशासन के गुण, एक योग्य अध्यापक के गुण, एक राजनेता के गुण, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। तो छात्रों के नैतिक गुणों के विकास के लिए अध्यापक में आपके एक योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है? अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षक छात्रों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो जाता है, और सभी। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। मनोविज्ञान के शिक्षा के विस्तार होने से ये सारे के सारे योगदान देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, ये सभी आपके हो जाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए क्यों उपयोगी है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए क्यों आपके आवश्यक है, ये आपको बताना है। इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं, इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकते हैं, इसकी सहायता से अपने शिक्षण प्रभावी बना सकते हैं, वह शिक्षा को आत्मसंतुष्ट प्रदान कर सकते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो है इसको अध्ययन शिक्षकों को इसलिए करना चाहिए, इसकी सहायता से वे अपने शिक्षण प्रभावी को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। आजकल शिक्षा में कैसी प्रवृत्ति जो है प्रचलित है? आजकल जो है शिक्षा में कैसी प्रचलित जो है आपके देखे जाते हैं? छात्रों के विकास बुद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए,
छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम या लागू नहीं किए जाए, या छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो आजकल देखे जाते हैं क्या कि छात्रों के विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाता है और इसके माध्यम से आपको किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी राइट आंसर आपका। निम्न में फ्रायड द्वारा प्रतिपादित आपके सिद्धांत कौन है, यानी यहाँ पे आपके फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन हो जाएंगे ये आपको बताना है। मूल प्रवृत्तिनात्मक या आत्मीकरण या मनोविश्लेषणात्मक या प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। तो फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित आपके सिद्धांत क्या है, मनोविश्लेषणात्मक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। मनोविश्लेषणात्मक आपका हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है, आपके विचार में चिंतन शक्ति को जो है विकसित करने का क्या उपाय हो जाएगा। छात्रों को समस्या समाधान विधि को बढ़ाया जाए, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, या छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। तो छात्रों को समस्या समाधान विधि को पढ़ाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, पे आपकी राइट आंसर। छात्रों को समस्या समाधान विधि को पढ़ाया जाए और ऐसे करने से छात्र जो है खुद से समस्या को हल करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी राइट आंसर। और इसे चिंतन शक्ति में काफी जो है विकास आपका होता है। आंखों एवं त्वचा के रंग को किसके अंतर्गत रखा गया है, और ये क्वेश्चन हम कराए हुए हैं, ये सारे जो क्वेश्चन अभी आप पढ़े हैं ये सब के सब क्वेश्चन करा चुके हैं। आंखों व त्वचा के रंग को किसके अंतर्गत रखा जाता है, फेनोटाइप के अंतर्गत, जीनोटाइप के अंतर्गत, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंखों एवं त्वचा के रंगों को जो है फोनोटाइप के अंतर्गत रखा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, फोनोटाइप के अंतर्गत आपके रखे जाते हैं आपका। आस पड़ोस एवं मित्र, आस पड़ोस एवं मित्र बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। आस पड़ोस एवं मित्र जो है बालक के समाजीकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं। बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा करके, या बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, या बालक को जो है स्वयं से प्रभावित न होने पर उसकी बहिष्कार कर। तो आस पड़ोस एवं मित्र जो है बालक के समाजीकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। बालकों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर जैसा भी व्यवहार करेंगे बालक जो है वैसा ही व्यवहार सीखता है, यानी सामने वाले को व्यवहार को देखकर वे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, जैसा माहौल रहेगा वैसे जो है बच्चे जो है सीखते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण आपका कब हुआ था। 1890 में, 1905 में, 1916 में, 1937 में। तो 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा 1905 में। छात्रों में खेल कूद के प्रति रुचि का विकास अधिक संभव है, छात्रों में खेल कूद के प्रति जो है आपके अधिक विकास संभव है, और ये आपके कब संभव हो सकते हैं ये आपको बताना है। यदि विद्यालय में खेल कूद के विकास के उचित अवसर दिए जाए, खेल के समय छात्रों को कुछ बांटा जाए जैसे फल आदि, माँ बाप का भी इनके प्रति उचित दृष्टिकोण हो, या बच्चों में उचित माध्यम से खेल के प्रति रुचि विकसित किया जाए, तो छात्रों में खेल कूद के प्रति जो है विकास आपके अधिक संभव कैसे हो सकते हैं। ये आपके संभव हो सकते हैं यदि छात्रों को जो है खेल के समय कुछ बांटा जाए जैसे फल आदि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। विद्यालय में छात्रों का स्वभाव परीक्षण क्यों जरूरी है, विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी क्यों है आपको ये बताना है। घर पर स्वास्थ्य परीक्षण में समय अधिक लगता है, विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय में कार्य कर जाते हैं, माँ बाप के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता, यह विद्यालय का दायित्व है। तो ये जो है आपके विद्यालय के क्या आपके दायित्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यहाँ पे ये आपके विद्यालय के दायित्व बनता है। कोई छात्र गणित में काफी कमजोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे। कोई छात्र जो है गणित में काफी कमजोर है, इसकी सहायता के लिए आप क्या करना चाहेंगे। प्रधानाध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे, उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमजोर छात्र को मदद करे। तो सबसे अच्छा होगा कि उस छात्र से बात किया जाए, उसके बारे में जानकारी हासिल किया जाए कि गणित में उसको क्या कठिनाई होती है और उसको दूर किया जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा।
आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, आप कक्षा में छात्रों के सामने एक प्रश्न रखते हैं, आप देखते हैं कि कक्षा के अधिकांश छात्र उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अति उत्सुकता से हाथ उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। आप छात्रों की इतनी अधिक उत्सुकता पर नाराज हो जाएंगे, आप उनकी आतुरता को शुभ लक्षण मानेंगे। आपको यह नोट करने का अवसर मिलेगा कि कौन कौन से छात्र ऐसे हैं जो उत्तर देने के लिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। या ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो है ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कक्षा में एक बच्चा अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, अध्यापक को उससे पढ़ाने हेतु अभिप्रेत करने के लिए क्या करने की चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता पूर्ति करनी चाहिए। कक्षा में एक ऐसे बालक है जो अपंग है, जिसको तिरस्कृत कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अध्यापक को पढ़ाने के लिए, उसे प्रेरित करने के लिए कैसा माहौल जो है करना पड़ेगा, प्रदान करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। शारीरिक आवश्यकता या सुरक्षा आवश्यकता, संबंध जोड़ने की आवश्यकता या सम्मान पाने की आवश्यकता। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे संबंध जोड़ने की आवश्यकता। छात्रों के अन्य बालकों के साथ उनके संबंध को जोड़ा जाए, ताकि जैसे उनका संबंध जुड़ जाएगा तो कोई भी छात्र जो है उनको जो है मजाक नहीं उड़ाएगा उनका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे आपकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो ये आपके प्रतिशत स्थानांतरण हो जाता है किस रूप में। प्रथम अवस्था में सीखे गए कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे कार्य को सीखना कठिन हो जाए तो ये प्रतिशत स्थानांतरण हो जाते हैं आपके किस रूप में, विध्यात्मक या निषेधात्मक या शून्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपके हो जाते हैं नेगेटिव या निषेधात्मक। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र के संगठनों का जो है संगठक का आपका सही क्रम आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। अभिप्रेरणा चक्र के सही आपके संगठनों का जो है संगठक का ये आपके क्रम आपको बताना है। तो अभिप्रेरणा चक्र की बात करें तो सबसे पहले आता है आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख लीजिए, आवश्यकता, चालन और प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीय शिक्षा क्रम में निम्न में से कौन से तत्व आपके सम्मिलित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केंद्रीय शिक्षा क्रम में निम्न में से आपके कौन से तत्व आपके सम्मिलित है, ये आपको बताना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय अस्मिता या उपयुक्त सभी। तो ये आपके जो है सभी के सभी आपके शामिल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है, यानी कौन सा ऐसा कथन है जो आपके विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित आपके करते हैं, ये आपको बताना है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, या अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है संबंध जो आपका अच्छा बता रहा हुआ आपका हो जाएगा विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अंतर आपके निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए आपके प्रभावी रणनीति है, ये आपको बताना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, लैंगिक या जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन करने के लिए। तो ये आपके हो जाएंगे लैंगिक रूढ़ियों को सामना करने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन जो है प्रभावी अधिगम रणनीतियों के आपके एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठन यानी संघात्मक चार्ट या आपके उदाहरणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, या आपका हम उर्म साथी को समझना, वह स्वयं से प्रश्न करना। तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे और सारे के सारे जो है आपके क्रम अनुसार ही है। लक्ष्य एवं समय सारणी को निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्ट एवं अवधारणात्मक आपके नक्शे बनाना, उदाहरण में गैर उदाहरणों के बारे में सोचना,
और हम और साथी को समझना, स्वयं से प्रश्न करना, ये आपको जो एक कूट के माध्यम से आपको देखना है। तो ये सारे के सारे जो है आपके लगातार यानी सीरियल ढंग से आपके बिल्कुल आपके सही है, यानी आपका ये हो जाएगा आपका पूरा जो है बिल्कुल आपका हो जाएगा सही। ये आपको अब देखना है कहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 1 2 3 4 5 यानी ये लगातार था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे ये क्रम के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए, केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो एक कक्षा में जो है शिक्षक को उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कौन सा आपका जो है सही है, कौन आपका गलत है। तो ये आप जो है सही और गलत दोनों एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों की सही क्रम आपका चयन कीजिए। यानी पृथ्वी की सतह से वो आपका शुरू होगा और वायुमंडल की परतों के सही क्रम में आपको ये आपको सजाना है। तो ये आप देख लीजिए। तो अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह से, तो पहला आपका होता है क्षोभ मंडल, फिर आपका आता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर ब्रह्मंडल, फिर आपका बहिर्मंडल। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। पहले आपका होना चाहिए क्षोभ मंडल, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्षोभ मंडल इसमें नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा। यहाँ भी नहीं है, यहाँ है आपका क्षोभ मंडल। फिर आपका होना चाहिए समताप मंडल, ये भी आपका है। फिर मध्य मंडल, ब्रह्मंडल और बहिरम मंडल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। यहाँ पे आपकी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। ये आपके कथन क्या बताते हैं, ये आपको बताना है। लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या आपका लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, या लैंगिकता आपका अंतर्निहित अवतरण है। तो ये आपको बताता है कि लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष आपके लागू किए गए थे? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष आपके लागू किए गए थे? 1995, 1999, 2016 या आपके 1992। तो ये आपके किए गए थे आपके 2016 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। अब आपको जो है विकलांग नहीं बल्कि आपको दिव्यांग बोलना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कितने वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 जो है कितने वर्ष के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ये आपको बताना है। तो ये आपके क्या होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कौन सा कार्य कहा जा सकता है? यानी जो कार्य बच्चे करते हैं और कार्य करते समय अपने आप को जो है काफ़ी अच्छा फील करते हैं, आनंद लेते हैं, तो वैसे कार्य को आप क्या कहेंगे? उपभोक्ता प्रकार का कार्य, या निर्मात्मक प्रकार का कार्य, या समस्यात्मक प्रकार का कार्य, या ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो ये आपके कहलाएंगे ड्रिल और अभ्यास कार्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। और ये आपका जो है पेडागोजी का आपका अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपकी रीजनिंग का क्लास लगेगी। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और ये संवेदनाओं के साथ आपके प्रयोग किए जाते हैं। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और किस संवेदनाओं के साथ प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। कर्णकोटरा, या प्रत्यक्षीकरण, या अवलोकन यान, या गतिबोधक। तो ये आपके किए जाते हैं कर्णकोटरा के द्वारा, नहीं ये आपके हो जाएंगे किसके द्वारा? यहाँ पे आपका अधिगम है, शिक्षण अधिगम है, तो शिक्षण अधिगम हो जाएगा तो गतिबोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगर शिक्षण अधिगम नहीं रहता तो दिक्कत होता है, यहाँ पे गतिबोधक आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। और इसके बाद जो आपकी क्लास है आपका रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का भी क्लास आप लोग देखिए। और अब चीज आपका सवाल रीजनिंग का सवाल नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे। सवाल क्या बोला आपका रीजनिंग का पहला सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 6 हैं जिनका ठीक पहले 5 है लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं है? यानी क्या यहाँ पे 6 के पहले तो 5 चाहिए लेकिन इसके बाद में 3 जो है नहीं होना चाहिए, ठीक साथियों। और यहाँ पे आपका एक सीरीज दिया गया है,
इस सीरीज को पहले आप लिख लीजिए 3 6 5 6 4 5 6 3 9 6 8 5 6 6 8 9 6 1 5 6 7 5 6 4 3 6 5 6 3 8। देखो इसमें बोला क्या कि इसमें कितने ऐसे 6 हैं कि जब 6 के पहले 5 लेकिन बाद में 3 नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसमें आप काउंट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ 6 के पहले 5 है और बाद में 3 नहीं है। देखिए यहाँ पे आपका 6 के पहले 5 है और यहाँ बाद में आपका 3 नहीं भी है, ये आपका हो जाएगा। यहाँ आपका 6 के पहले तो 5 है लेकिन इसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन बाद में वो 3 नहीं चाहिए, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। 6 के पहले यहाँ 5 है ही नहीं, 6 के पहले 5 बाद में 3 नहीं, आपका ये हो जाएगा। 6 के पहले 5 बाद में 3 नहीं, ये भी हो जाएगा। 6 के पहले 5 और बाद में 3 नहीं, आपका ये भी हो जाएगा। 6 के पहले यहाँ 5 है ही नहीं और 6 के पहले 5 और बाद में 3 है, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। तो 1 2 3 और 4, मतलब ऐसा आपका 4 बार आया है कि जब 6 के पहले 5 हो और बाद में 3 नहीं हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 में आपका 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 योर राइट आंसर। सवाल नंबर 32 है आपका, 1 से 80 तक में ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो देखिए साथियों यहाँ से सवाल नंबर 32 है आपका, 1 से 80 तक में ऐसा कितना संख्या है जो 6 से पूरा कट जाए। तो एक तो इसको आप ऐसे देख कर लीजिएगा कि देखिए 6 एकम 6 आपका 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, 6 त्रिका 18। लेकिन इसमें जो है ना एक आपका लंबा टाइम लग जाएगा। देखिए इसको आप कीजिएगा क्या, इसको हम लोग बाय ट्रिक करेंगे। 80 में जो है ना 80 में सीधे आप 6 से भाग कीजिए, ठीक है, 80 में सीधे आप 6 से भाग कीजिए, कितना आएगा आपका ये 6 एकम 6 बच गया 2 20 18, कितना आ गया 13 आ गया ना। यानी 1 से 80 में 13 ऐसे संख्या आएंगे जो आपको 6 से पूरे कट जाएंगे। यानी से ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 में आपको दिया हुआ है 13, यानी सवाल नंबर 32 का जो है ना आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 33, किसी तस्वीर में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए अंजलि ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरे मातामही का इकलौता पुत्र है, बताए कि अंजलि का उस तस्वीर में इस पुरुष से क्या संबंध है। देखिए साथियों सवाल नंबर 33 है आपके स्क्रीन पे। किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि अंजलि क्या बोल सकती, अंजलि क्या बोली ना, अंजलि एक तस्वीर दिखाई, ये मान लीजिए कि ये तस्वीर किसी व्यक्ति का, और क्या बोला कि इसके भाई यानी इस आदमी का भाई का जो पिता है ना सत्यु, इस अंजलि के मातामही मतलब क्या होता है दादी, क्या होता है दादी होता है ना, मातामही बोलते दादी को, यानी अंजलि के दादी का इकलौता पुत्र है, यानी एकमात्र बेटा साथ इकलौता ये पुत्र है आपका। देखिए ये जिसका भी तस्वीर है ना, इसके भाई का पिता, मतलब क्या कि इसका भी पिता और इसका जो पिता है ये इसकी दादी का पुत्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या आपस में भाई बहन है। और यदि सवाल पूछेगा कि अंजलि का उस व्यक्ति से क्या संबंध साथियों, तो बहन का, क्योंकि अंजलि इसका बहन है, यही सवाल हमें बोल देगा कि तस्वीर वाले उस व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है, तो भाई का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा बहन का, सवाल नंबर जो 33 है ना, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपको बहन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक, सवाल नंबर आपका 34, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है, ठीक है, और उनका एक समूह बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए इसमें जो है ना आपको सबसे डिफरेंट चुनना है कि सबसे डिफरेंट वाला जो है ना कौन सा आपका है। यहाँ पे सवाल नंबर 34 में निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे है और एक समूह का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दे दिया, फूल पंखुड़ी, ठीक है, तो फूल का एक छोटा हिस्सा है पंखुड़ी, ठीक है, कार का हिस्सा है पहिया, दराज का हिस्सा है मेज, पुस्तक का हिस्सा होता है पृष्ठ, नहीं करगा का हिस्सा कहीं भी कपड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो है क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, करगा का हिस्सा कपड़ा नहीं होता है। तो सवाल नंबर 34 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 5 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब सवाल नंबर आपका 35,
ये क्या बोला, प्रवीण गीतांजलि से लंबा है, अरुण प्रमोद से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीतांजलि है। वरुण प्रवीण से लंबा है, तो बताए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। साथियों और अपने पास जो है ना आप लोग कॉपी और पेन जरूर रखिएगा। ये क्या बोल सकते हैं यहाँ पे आपका सवाल नंबर 35 के लिए देखिए, प्रवीण जो है गीतांजलि से लंबा, देखिए प्रवीण क्या है, प्रवीण ये लंबा है गीतांजलि से, यानी प्रवीण अधिक लंबा है गीतांजलि से। इसके आगे क्या बोला आपका, अरुण प्रमोद से लंबा है। देखिए एक कोई अरुण है, ये लंबा है किससे, तो प्रमोद से, ठीक है ना। अरुण जो है प्रमोद से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीतांजलि है। देखिए अरुण प्रमोद से लंबा है, लेकिन अरुण उतना लंबा नहीं जितना कि गीतांजलि है। मतलब है साथियों कि अरुण जो है ना क्या है, अरुण जो है ये छोटा है गीतांजलि से। तो इसको आप यहाँ पे कर लीजिए, अरुण से बड़ा कौन है, हो गया आपका गीतांजलि हो गया। तो यहाँ पे आप अरुण कर लीजिए साथियों, और यहाँ पे आपका प्रमोद ये आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। ये आया क्या बोला, वरुण प्रवीण से लंबा है। अब एक और कोई बंदा है वरुण, ठीक है, और एक वरुण जो है ना ये वरुण लंबा है प्रवीण से। तो वरुण प्रवीण से लंबा है, बताए कि इनमें से सबसे नाटा कौन है। तो देखिए इस ओर जो है ना, इस ओर जो होगा ये आपका सबसे लंबा होगा, यानी इसमें वरुण सबसे लंबा है, और प्रमोद जो है, प्रमोद ये क्या सबसे नाटा है, यानी कि प्रमोद इसका हो जाएगा राइट आंसर। इनमें सबसे नाटा कौन है, तो प्रमोद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5। 35 के लिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 36, ठीक है, जिस प्रकार सांप का संबंध सरीसृप से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। थोड़ा पहले बोर्ड साफ कर लिया साथियों। ये क्या सवाल है आपका, जिस प्रकार सांप का संबंध सरीसृप से है, उसी प्रकार जो है ना खरगोश का संबंध किससे होगा। देखिए साथियों सांप जो है ना, सांप ये आपका जानवर है सरीसृप वर्ग का, ठीक है, मतलब क्या ये रेंगता है, ठीक है। तो वैसे ही खरगोश जो है ना, खरगोश ये स्तनी है, यानी खरगोश जो है अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्तनी। एक खरगोश क्या है आपका, तो खरगोश एक स्तनी है, ठीक है, यानी ये बच्चों को दूध भी जो है ना पिलाता है। ऑप्शन नंबर 4 36 के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, सवाल नंबर 36 का। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, जिस प्रकार 42 का संबंध 144 से है, उसी प्रकार 53 का संबंध किससे होगा। और ये सवाल काफी महत्वपूर्ण सवाल, साथ ध्यान रखिएगा, और थोड़ा सा जो है सवाल आपको डेंजरस है। देखिएगा आप क्या बोला, सवाल नंबर 37 आपको, जिस प्रकार 42 का संबंध, जिस प्रकार 42 का संबंध जो है ना 144 से है, ठीक है, उसी प्रकार 53 का संबंध किससे होगा। ठीक है, और इसको जो है बिल्कुल आप ध्यान से बनाएंगे। देखिए साथियों कैसे होगा ये, तो जब आप 42 को, ठीक है, इसको आप पलटी कीजिएगा, ठीक है, जब इसको आप पलटी कीजिएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 24, ठीक है ना, यानी कि आपका 2 पहले और 4 बाद में, अब फिर इसको आप जोड़ लीजिए, 4 2 6, 4 + 2 6 हो जाएगा ना, यानी 6 से तो गुना कीजिएगा आप, कितना 6 चौका 24 से 4 हाथ में 2 आया, और 6 2 12 14, ये कितना आ गया, 144 आ गया ना। यानी कि 42 को पलटे के इस अंक को 2 पहले 4 बाद में, और इसी को जोड़ लिए 4 2 6, 6 से यहाँ पे गुना किए, अब आ गया 144। तो इसको बेटिए आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, ठीक है ना, 53 को आप इसको आप यहाँ पर ऐसे कीजिए, 5 और 3 है ना, 3 पहले और 5 बाद में, और 5 + 3 8, तो यहाँ पे आप 8 से कर लीजिए गुना, ठीक है, 8 में 40 के 0 हाथ में 4, और 8 दिया 24 से 4 28, यानी कि 280 जो है ना आपका राइट आंसर। कहाँ पे आपका ये 280,
तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है साथियों, तो सवाल नंबर 37 जो है ना, इसका आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी 37 का ऑप्शन नंबर 3 280 इज योर राइट आंसर। अगला सवाल नंबर 38 हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक जैसे है और एक समूह का निर्माण करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। यहाँ भी जो है ना आपको सबसे डिफरेंट चुनना है, सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 38 हटा दियो, और 38 के लिए वाई बी दिया हुआ है आपका, वाई बी एस एच डी भी आर आई और सी एक्स। देखिए यदि आपको ध्यान में हो, ठीक है, तो बी का उल्टा होता है वाई, बी वाई बाई, एस का आपका उल्टा है एच, ठीक है, आर का उल्टा है आई, सी का उल्टा है एक्स, लेकिन डी का उल्टा भी नहीं होता है। और यही आपका ये राइट आंसर, ये सबसे डिफरेंट है, डी और बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, और अब आपके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। सवाल क्या बोला, जिस प्रकार फूल का संबंध कली से है उसी प्रकार युवती का संबंध किससे होगा। तो सर देखिए यहाँ पे आपका, ठीक है, फूल का एक छोटा सा रूप क्या होगा आपका, कली हो जाएगा। ठीक है साथियों, ठीक है ना। तो युवती का जो है, युवती का रूप, इस युवती का जो बचपन का रूप है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बालिका। क्या बोलते हैं, बालिका बोलते हैं ना। यहाँ पे हो जाएगा बालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अगला सवाल, और सवाल नंबर 40 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। और देखिए साथियों इस सवाल आपका, ठीक है, यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन मार्क के बदले में क्या आएगा, ये आपका सवाल नंबर 40। 5x8, फिर आपका 7c11, ठीक है ना, फिर आपका यहाँ पे 10u15, फिर आपका है 14f20, 14f20 है, और इसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए तो इसको ठीक है हम लोग यहाँ पे यहाँ कर ले। ठीक है, अब सवाल हो कितना, 40 है, नहीं है आपका, देखिएगा 5x8 है, 7c11 है, 10u15 है, फिर आपका यहाँ पे 14f20, यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन मार्क। जल्दी से इसको आप बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस सवाल के लिए। तो देखिए यहाँ पे 5 + 2 7, + 2 7 + 3 10, ठीक है ना, 10 + 4 14, 14, ठीक है, देखिए यहाँ +2 +3 +4, देखिए अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 किया, +3 किया, ये +4 किया, अब यहाँ से आप +5 कर लीजिएगा, 14 5, यहाँ पे अब हो जाए 19। ठीक है ना। अब यहाँ से आइए आप x में, x आपका कितने में आता है, ये होता है 24 में ना, x आता है 24 में, 24 - 3 21। देखिए ये आपका हो गया अल्टरनेट, यानी यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, अब फिर इसको आप लेके यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट सीरीज, यानी एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक। तो ये आपका 24 में 24 - 3 21, -3 हो गया ना यहाँ पे आपका। अब फिर यहाँ से 21 - 3, 21 - 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप कर लीजिए क्या, r, क्योंकि अब r जो है ये आपका आता है 18 पे। फिर जब फिर यहाँ पे आइएगा 8 + 3 11, 11 + 4 15, 15 + 5 20, तो 20 + 6 26, यानी कि 19, r 26 तक हो जाएगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 19 r 26 इज योर राइट आंसर। अगला सवाल,
सवाल नंबर 41, शब्द फॉरगोटन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, इनके बीच में होते हैं। देखिए सवाल 41 आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। तो क्या बोला, शब्द फॉरगोटन FORGOTTEN, ठीक है। शब्द फॉरगोटन में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिसके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस टाइप के ना सवाल जब भी आपका आएगा ना, ठीक है ना, तो सभी अक्षर को लेके आप बारी बारी से जो है एबीसीडी पढ़ना शुरू कीजिएगा, ठीक वहीं से। ठीक है, ये एफ है ना, तो एफ के बाद जो है यहाँ शुरू कीजिए, एफ है, एफ के बाद GHIJKLMN, ठीक है। यहाँ पढ़ने में एन आया और यहाँ यदि रियल में एन है भी तो ये आपका एक जोड़ा बन जाएगा, FGHIJKLMN, तो ये आपका एक बन गया, यानी एफ से लेके एन पर। फिर यहाँ शुरू कीजिए अगले अक्षर से, OPQRSTUV नहीं है, RSTUVW नहीं है, GHIJKL नहीं सदियो, OPQRSTUV, ठीक है ना, TUVEF। देखिए साथियों यहाँ पे आपका एक ही होगा क्या, FGHIJKLMN, ये एक आ गया, OPQRST, देखिए यहाँ से आपका OPQRST, ठीक है ना। यहाँ पे टी पढ़े और यहाँ पे टी है भी, ये आपका हो जाएगा RSTUVWX नहीं है, GHIJKL नहीं सकती हो आपका, TUVW नहीं है, TUVEF नहीं सकती हो। फिर इधर से जो है शुरू कीजिए, फिर उल्टा बारी बारी से, NOPQRSTUV नहीं है, EFGHIJKL नहीं सकती हो, TUVWXYZ नहीं है, TUVWXY नहीं है, OPQR, देखिए आर, देखिए अब यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे आर है नहीं, आर तो यहाँ पे, तो OPQRS नहीं है, GHIJRST नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक आपका हो गया एफ से एन और ओ से टी, ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे हो गया 2, और 2 कहाँ पे दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 41 के लिए आपको कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, 2 में आपको 2 दिया हुआ है, यानी सवाल नंबर जो 41 है ना, इसमें ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल 42, क्या बोला, जिस प्रकार लज्जा का संबंध तस्लीमा नसरीन से है उसी प्रकार मानस का हंस का संबंध किससे होगा। ठीक है सर, जिस प्रकार लज्जा का संबंध जो है ना तस्लीमा नसरीन से है उसी प्रकार मानस के हंस का संबंध किससे होगा। देखिए साथियों, लज्जा जो है, लज्जा एक पुस्तक का नाम है और इसके राइटर कौन है, तो तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक किसने लिखा, तो तस्लीमा नसरीन ने लिखा, ठीक है ना। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही जो है ना आपका मानस का हंस किसने लिखा हुआ है, तो अमृतलाल नागर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने लिखा हुआ है। अगला सवाल, सवाल आपका 43 43 क्वेश्चन 43 नंबर सवाल आपका हो जाएगा। देखिए, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये साथियों, जब भी आप एबीसीडी लिखते होइएगा ना, ABCDELMN, यहाँ पर एम हो गया ना, फिर यहाँ से NOPQRSTWXYZ, ठीक है साथियों। तो ए से लेकर के एम तक ये जो आपका 13 ठो हिस्सा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ। और फिर 14 से लेकर के 26 तक जो हिस्सा है, 26 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश। ये आपका हो गया फर्स्ट हाफ और ये क्या होगा सेकेंड हाफ। देखिए अब सवाल क्या बोला कि सेकेंड हाफ को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि जेड आपका यहाँ पे होगा
एन आप यहाँ पे एन यहाँ पे होगा NOPQR से। तो जब आपका सेकेंड हाफ उल्टा हो जाएगा तो क्या बोला कि दाएं से 15वां, दाएं यानी राइट, तो दाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर 7वां, ठीक है, दाएं से 15वें के दाईं ओर इस 7वां अक्षर कौन सा होगा। सोचिए यहाँ पे साथियों, दाएं से हम 15 जाएंगे यहाँ पे, अब फिर इसके दाएं 7 आएंगे, ठीक है, तो इसके पलट इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। जब भी दाया दाया दिखेगा या वो बाया बाया दिखेगा ना, उसको घटा लीजिएगा। सेम सेम दाया दाया घटेगा, बाया बाया भी घटेगा, दाया बाया जुटेगा और बाया दाया भी जुटेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला आपका, दाया दाया है ना, घट जाएगा, 15 - 7 अब बच जाएगा 8। लेकिन ये 8 किधर से, पहले वाला है जिधर से पहले आपका आया यहाँ पे 8, ठीक है, मतलब ये दाएं से है ना, ये अब दाएं से 8वां। और जब भी दाएं से आया तो इसको आपको पहले बाएं से करना होगा। कैसे, तो 27 - n करके, ठीक है ना। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे n में कितना मान है, तो 8 है ना। तो जब आप 27 - 8 कीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 27 - 8 कीजिए, कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा ना, 19। ठीक है, अब सवाल क्या बोला कि फर्स्ट जो आपका आधांश है ना, यदि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय आधांश से देखो क्या बोला कि जो आपका सेकेंड हाफ है ना, इसको उल्टा किया जाए। तो सेकेंड हाफ जब भी उल्टा होगा, ठीक है, आप 40 - n कीजिएगा, ठीक है, कितना, 40 - n। देखिए तो 40 - n क्या आपका, तो यहाँ पे 19, तो इसको 19 कीजिएगा, इसको घटाएंगे, ये कितना आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 21। और ठीक देखिए, बताइए आप, बताइए 21 में क्या आता है, तो यू, यू होता है ना, यू 21 पे, यानी कि आपका यू हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा ना, यू, ऑप्शन नंबर 1 कीजिए। अगला सवाल 44, लड़कों की एक कक्षा में अमित सोनी का क्रमांक ऊपर से 21वां तथा वरुण का क्रमांक नीचे से 16वां। ठीक साथियों, 44 है 44 नंबर सवाल। लड़कों की एक कक्षा में अमित सोनी का क्रमांक जो है ना, ऊपर से 21वां, ऊपर से 21 पे कौन है साथियों आपका, ये आपका है अमित सोनी। और वरुण का क्रमांक नीचे से 16वां है, नीचे से 16 पर है कौन, तो वरुण। और यदि अमित सोनी और वरुण के बीच में 9 लड़के हैं, मतलब यहाँ पे अमित सोनी है ना, तो अमित सोनी और इस वरुण के बीच में ये जो है ना आपका क्या कितना, 9 लड़का है, 9 लड़का है। तो कक्षा में कुल कितने लड़के हैं, तो देखिए साथियों, यदि अमित सोनी का जो है ना क्रमांक ऊपर से 21वां है, मतलब क्या कि इसके ऊपर 20 बच्चे होंगे, ठीक है। देखिए तो इसको लेके कितना होगा, 21 हो गया, ऊपर से 21, ठीक है, और ये नीचे से कितना, 16, यानी ऊपर से 21 और ये आपका 16, ठीक है। और इसके बीच में कितना आपका है, तो ये 9 है, सब आप जोड़ लीजिए, 21 9 30 और 16 46, ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज जो राइट आंसर, 46 आपको ये 40 आ जाएगा। अगला सवाल 45 है आपका, ये देखिए क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं को जब अवरोही क्रम में लगाई जाएगी तो आपके दाईं ओर से चौथी संख्या के दाईं ओर तीसरा अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो क्या बोला आपको 4697, ये वो संख्या दिया हुआ है 4697, फिर 6989, फिर 5392, 7518, 6215 और लास्ट आपका एक और है 5942। ठीक है, तो क्या बोला आपका, जब इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी क्या घटते क्रम में लगाई जाएगी तो आपके दाईं ओर से चौथी संख्या के दाईं ओर से तीसरा कौन सा अंक होगा साथियों। ठीक है, तो पहले इसको आप अवरोही क्रम में कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब क्या घटते क्रम यानी पहले 12 फिर छोटा फिर छोटा। ठीक है साथियों, ये आपको कितना हो गया 4
6 5 7 6 और 5। सबसे बड़ा कौन भाई? तो ये 7 वाला हो जाएगा ना, 7 5 1 8। फिर इसके बाद 6 9 है, और ये आपका 6 2 है, ठीक है ना। तो 6 9 8 9, फिर आपका ये 6 2 1 5, साथियों। फिर आपका बताइए क्या आ जाएगा आपका? ये 5 9 और 5 3। तो पहले 5 9 4 2, फिर ये 5 3, ये वाला 5 3 9 2, फिर ये वाला लास्ट में 4 6 9 7। तो अब क्या बोला यहाँ पे आपको कि इसको अरेंज करने के बाद आपके दाईं ओर से चौथी संख्या, तो दाएं ओर से, दाएं आपको इधर हो गया ना, तो दाएं से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये क्या फोर्थ हो गया, ठीक है, चौथा। और दाईं ओर से चौथी संख्या के दाईं ओर से तीसरा कौन सा अंक होगा? तो दाईं ओर से चौथी संख्या के दाईं ओर तीसरा अंक है, ठीक है। दाईं ओर से क्या बोला? दाईं ओर, ठीक है, संख्या के दाईं ओर से तीसरा। तो दाएं से ये पहला अंक, ये दूसरा अंक से, ठीक है, और ये क्या हो गया? तीसरा अंक हो गया ना। और ये 2 है, और ये 2 कहाँ पे दिया हुआ? अब ये ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी 45 का आपको क्या हो जाएगा? इसका क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अब से अब आएंगे मैथ के सवाल। क्लियर? ठीक है, देखिए अब ठीक है आपका होगा मैथ, ठीक है ना। और ये आपका सवाल होगा कितना? 46। क्लियर साथियों? 46 है आपका सवाल। क्या बोला आपका? यदि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? क्या बोला आपका सवाल? 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य जो है ना, ये 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 3 वस्तुओं का क्या यहाँ माफ कीजिएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। 3 वस्तुओं जो विक्रय मूल्य क्या है? ये बराबर है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। क्लियर? ये 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, ठीक है। तो इसमें तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करे, ठीक है। तो जब इसको आप हल कीजिएगा, ठीक है, देखिए, तो एसपी बट्टा में ये सीपी यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 4/3। मतलब क्या? कॉस्ट प्राइस 3 रुपया, ठीक है, तो आपका सभी प्राइस कितना होगा? आपका ये होगा 4 रुपया। 3 में कोई सामान खरीदे, 4 में बेचे, लाभ की हानि? लाभ होगा ना। कितना लाभ? तो 3 रुपया पर 1 का लाभ हो गया आपका, ठीक। 3 पर 1 का लाभ कितना परसेंट? तो गुना में 100। तो काटिएगा सभी, काटिएगा 3 से 3 कम, 3 3 9, 1 10, 3 3 9, 1/3, 33.1/3% आप हो जाएगा राइट आंसर। यानी सभी कितना आपका ये हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल 47 पहुंच जाए साथियों। सवाल ये 47 नंबर सवाल। घी की दर में 20% की कमी हुई। यदि पहले घी 25 रुपए प्रति किलो थी, तो अब घी का मूल्य कितना प्रति किलोग्राम कितना है? क्या बोला कि घी के दर में घी का मूल्य जो था 20% क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। और यदि पहले घी जो था, ठीक साथियों, ये आपका 25 रुपए प्रति किलोग्राम था। ये पहले घी का मूल्य अब क्या था? तो 25 रुपया जो था प्रति किलोग्राम था, ठीक है ना। तो अब घी का मूल्य क्या होगा? सोचिए, ठीक है। पहले घी का जो मूल्य रहा होगा वह अपने आप में कितना होगा? तो 100%, ठीक है ना। अब इस 100% से क्या हो गया? आपका 20% कम हो गया। यानी कि देखिए अभी मूल्य कितना हो गया होगा? तो अभी आपका मूल्य हो गया होगा कितना? 80%, ठीक है ना। ये आपका जब 100% इसका मूल्य था, तो इसका भाव क्या था? 25 रुपया प्रति किलो। मतलब इसको लिखिएगा कैसे? 100% बराबर 25 रुपया किलो। तो भाव गिरने का कितना हो गया? 80%। तो 80% बराबर कितना? तो दाया बट्टा में ये बाया, ये बगल वाला यहाँ पे आया, ठीक है ना। दाया बट्टा बाया, बगल में ये आया। 20 चौका 80,
20 25 100, 5 25, 5 चौका 20। ठीक है, मतलब क्या घी जो है अब 20 रुपया प्रति किलो हो गया होगा। ठीक है ना। अब आपका सवाल नंबर कितना, तो 48 48, और ये सवाल है ठीक है आपका परसेंटेज का। ठीक है साथियों, ये सवाल क्या बोला, 0.002 को परसेंटेज में बदले, 0.002 को तो क्या बोला, इसको आपको बदलना है परसेंटेज रूप में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज में यानी यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है ना, तो इसमें आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका आएगा परसेंटेज में। यदि परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग कीजिए, लगाना है तो 100 से गुना कीजिए भाई। जब 100 से गुना होगा, डबल जीरो है ना, डबल जीरो है ना आपका, ये यहाँ पे ये आएगा, ये पॉइंट आपका 2 अंक दाहिने भागेगा, 1 अंक, ये 2 अंक, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पुट करके। ठीक है ना। मतलब कितना हो गया, 0.2%, यहाँ पे 0 डाल लीजिए, 0.2%। ये आपको कितना हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 की जो है सर। अगला सवाल 49। 49 नंबर सवाल क्या बोला, देखिए 49, क्या कोई दिक्कत, अच्छा 49 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लिया जाए ना। देखिए, एक बक्सा में 240 सेब है, उसमें से उसके 16.2% सड़ गए, तो बताओ कितने सेब अच्छे साथियों। देखिए साथियों, ठीक है 49, ये भी एक बक्सा है। ठीक है ना, और इसमें क्या है, तो इसमें आपके 240 सेब है सर। ठीक है, और इस कुल सेब के 16.2% क्या हुआ, सड़ गया, तो बताना ये कितना सेब जो है अभी आपका सही है, यानी बचा हुआ सेब है। तो देखिए साथियों, जब इसको अब तोड़िएगा, 16 3 48 तो 50, यानी बताइए 16 3 48, ये तो 50 हो जाएगा ना, ये 50/3% हो गया। ठीक साथियों, परसेंट ये हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, 50 50, 50 दूना 100, 1/3 दूना 6। ठीक साथियों, मतलब क्या कि जितना ये सेब है ना, इसका 1/6 सेब सड़ गया। तो इसको आप 1/6 कीजिएगा, 6 चौका 24, या 0 0 40, मतलब क्या 40 सेब सड़ गया, तो कितना बच गया, इसको घटा लीजिए ना भाई। तो 40 - 40, ये कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, 200 सेब जो है बच गया आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और आज का आपका ये अंतिम सवाल, ये मैथ के लिए क्वेश्चन नंबर आपको कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 ना, क्या बोला आपका, और कितना 50 कह रहा है क्या कि एक विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 हो, तो विद्यालय में कितने लड़के, विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है। ये साथियों, लड़का और लड़की यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो कितना है, 6:5 है। और इसमें क्या बोला आपका, यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 180 है, तो यहाँ पे तो क्या बोला कि लड़की जो है ना, कितना आपका 180 लड़की है, लड़की कितना हो गया आपका 180 लड़कियां हो गई। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है, कि कुल कितने बच्चे हैं, देख सकते 5 का आपका मान दिया, 5 अनुपात बताइएगा, मान कितना हो गया, 180 हो गया। तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, तो इसमें आपको बॉयज भी आएंगे, तो गर्ल्स भी आ जाएंगे ना, तो 6 लड़का, 5 लड़की, 6 5 11। ठीक है, अब कितना आ जाएगा ना, 11 हो गया ना, 11। अब देखिए, अब देखिए, तो इसको लिखिएगा क्या, 5 अनुपात, यानी 5 अनुपात बराबर 180,
तो 11 बराबर कितना, तो दाया बट्टा में ये बाया बगल वाला यहाँ पे आया, ठीक है ना। 5 तिहाई 15, 3 बच गया 0, 30, 5 छक 30, 11 छक 6 हाथ में 6, 11 33, 6 39, ठीक है। कितना हो गया, 396 हो गया ना। यानी विद्यालय में कुल 396 बच्चे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। अब आप अब आपके आएंगे, ठीक है, यहाँ सवाल एसएसटी का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। और वीडियो, ठीक है, आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, क्लियर। और अब आपके हिस्ट्री के सवाल, क्वेश्चन नंबर 51 51, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। साथी बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका आपको बताइए आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 80 हो जाएगा ना, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था, तो इबादत खाना था ना, इबादत खाना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां या इनमें से कोई नहीं साथियों। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान, ठीक है, जिनका कार्यकाल था 1236 से लेकर के 1240 तक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। गॉड महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। गॉड महावीर, ठीक है, मतलब कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। श्रवण बेलगोला, लुम्बिनी, कुल्लू गुमला या पावापुरी। तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई साथियों, तो पावापुरी में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर डी। पावापुरी जो है अगर बिहार में ही पड़ता है, तो पावापुरी बिहार में जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी। तो यहाँ बताइए आपको क्या आ जाएगा, पाली भाषा ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे अधिक जो है ना, सबसे अधिक मैक्सिमम जो था पाली भाषा का यूज किया गया था। और महात्मा बुद्ध, ठीक है, जो थे ना, अपना धर्म उपदेश पाली भाषा में दिया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया। मोती पोताश्रय जहां अमेरिकी पैसिफिक पोत समूह ठहरा हुआ था, उस पर जापानियों ने कब आक्रमण किया। तो 1941 में, 1941 में, ठीक है ना। और इसके बाद से जो था ना, अमेरिका जापान पर बिल्कुल बिगड़ गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी जो था ना, किस विभाग की अध्यक्षता करता था। मतलब मुगल वंश में मीर बख्शी क्या था, बताइए सकते हो। मुगल वंश में मीर बख्शी क्या था, तो ये सेना का, ठीक है, संगठन था ना, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब क्या सेना के संगठन का अध्यक्ष था मीर बख्शी। इसको एक तरह से आप सेना अध्यक्ष भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आजाद। तो बताइए सकते 40 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखिएगा, डी है। 1940 में जो था ना, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1940 ईस्वी में। लेकिन ठीक है, लेकिन जो था ना, इसके अगले 5 वर्ष तक जो था ना, कांग्रेस का कोई भी आपका मीटिंग अधिवेशन हुआ ही नहीं। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष रह गया कंटिन्यू, क्लियर। और ये जो था ना, लगभग 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पे हुआ था आपका, तो लखनऊ में हुआ था, जिसको लोग बोलते हैं लखनऊ समझौता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका, लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। और लखनऊ पैक्ट में जो था ना 1916 ईस्वी के, इसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। और इसी में जो था ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था। निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऐसा तो इसमें 57 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र कौन नहीं था। आगरा, कानपुर, झांसी या लखनऊ। तो देखिए, कानपुर, झांसी और लखनऊ, ये सब जो थे आपका महत्वपूर्ण केंद्र थे 57 के विद्रोह का, जबकि आगरा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति में जो था ना, आगरा कोई महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। बिहार में आपका था जगदीशपुर।
निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? इनमें से कौन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? बताइए, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, राजा राम मोहन राय। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? भारतीय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर ध्वजारोहण किया था? मतलब सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां पर तिरंगे को जो है फहराया था? तो 1929 ईस्वी के, ठीक है, लाहौर में रावी के तट पर जो था ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1929 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? तो इसके नेता कौन थे? तो सूर्य सेन मास्टर दा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा आपका, सूर्य सेन मास्टर दा, जिनके नेतृत्व में जो था ना 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग। ठीक है साथियों, और यहाँ सवाल क्या आपका कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर जो था ना, उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के किस सम्राट ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो श्रीगुप्त। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? सबसे पहले सोने के सिक्के किस वंश के काल में चलाए गए थे? कुषाण, यूनानी, शक या पार्थियन? तो सबसे पहले किसने चलाया ये? तो यूनानियों ने ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले यूनानी ने स्वर्ण मुद्राएं चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? साथियों, ठीक है साथियों, बताइए, सती प्रथा को जो है ना, सती प्रथा को समाप्त करने में किस मुगल सम्राट ने अपनी भूमिका निभाई थी? तो अकबर ने। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अकबर और शिवाजी ने भी ना, शिवाजी भी जो थे ना, सती प्रथा को समाप्त करने में ये अपना प्रयास, अपना योगदान दिए हुए थे। और फाइनली जो था ना, फाइनली 1829 ईस्वी में, ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास जो है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया। निम्नोक्त में सही मेल बैठा है, मतलब यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है। देखिए, फांसीवाद, फासिस्ट यानी क्या? फांसीवाद। देखिए तो फांसीवाद तो आपका किसमें जाएगा? तो ये आपको हो जाएगा मुसोलिनी। ठीक है, फांसीवाद कहाँ पे? तो मुसोलिनी में। देखिए नाजीवाद, ये आपका कहाँ पे जाएगा? तो एडोल्फ हिटलर। फांसीवाद मुसोलिनी, नाजीवाद हिटलर। ठीक है ना, समाजवाद लेनिन। ठीक है साथियों, और प्रजातंत्र, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो उड्रो विल्सन, यानी कि तो देखिए यहाँ पर, तो ये आपका, इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे फांसीवाद बेनिटो मुसोलिनी, ये नाजीवाद एडोल्फ हिटलर जर्मनी के, प्रजातंत्रवाद उड्रो विल्सन अमेरिकी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, और समाजवाद लेनिन, यानी कि तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना कोट मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा। 3 4 1 2 सो मिला लेंगे आप। कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिनमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ या मद्रास? तो ये आपको होता कलकत्ता में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका, कलकत्ता में होता ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधाभासों का मिश्रण बताया है? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक?
तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है। और देखिए वैसे ये तो थे तो बहुत ही ब्रिलियंट, ठीक है, मतलब काफ़ी तेज दिमाग के थे, लेकिन कुछ इतिहासकारों ने, ठीक है, इनको पागल बादशाह सनकी तक करार दे दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या सिकंदर लोधी? लोधी वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, जिसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, अगला सवाल, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री इंडिया भारत आया हुआ? सबसे बताइए कौन था ये आपका? तो हेन सांग था ना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हेन सांग डी आपका आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। अगला सवाल, 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किए थे? 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ना 1329 से 1330 के बीच जो था ना, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और इनका कार्यकाल क्या था साथियों? तो 1325 से लेकर के 1351 तक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चौथ क्या था? चौथ क्या था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर? चौथ क्या था? ये सवाल अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए साथियों, पड़ोसी राज्य पर ना, पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, ठीक है। यहाँ पर अब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, शिवाजी अपने पड़ोसी राज्य से भी, ठीक है, जो है ना, वहां से टैक्स वसूलते थे, उसको चौथ जो है ना, उसको चौथ बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? हरिहर, बुक्का, देवराय द्वितीय या कृष्ण देवराय? तो ये थे कृष्ण देवराय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कृष्ण देवराय था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देवराय थे ये। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किसको महान वृद्ध पुरुष, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता था? तो ये तो आपको याद ही होगा, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी को क्या बोलते हैं? इसको इनको बोलते हैं वयोवृद्ध पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब आपका भूगोल, जो जिला दर्रा जोड़ता है किससे किसको? जो जिला दर्रा जो है ना, जो जिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? तो लेह से श्रीनगर को ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला सवाल, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? यानी भारत में तेजी से जो आबादी बढ़ रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, बढ़ती जन्म दर और बढ़ती मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर? बता सकते, इसका अब प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर ना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भारत में जो आबादी बढ़ रही है इसका मुख्य कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सतपुरा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुरा पहाड़ी और बिंद के बीच जो है ना, कौन सी नदी बहती है? बताइए, गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा? तो नर्मदा बहती है ना, ऑप्शन नंबर डी। सतपुरा और बिंद के बीच जो है यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, नर्मदा नदी। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट दर्रा जो है ना, किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम? तो पाल घाट किसको किसको जोड़ता है साथियों? तो केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु जोड़ता है पाल घाट। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है?
पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण साथियों? तो 200 किलोमीटर तक ना, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर, 200 किलोमीटर तक, ऑप्शन नंबर सी। कुड्डनकुलम न्यूक्लियर संयंत्र किस राज्य में है? कुड्डनकुलम न्यूक्लियर प्लांट जो है मतलब किस राज्य में आपका? ये केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? कुड्डनकुलम न्यूक्लियर संयंत्र किस राज्य में है ये? तो ये आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी। कुड्डनकुलम जो है ना तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मिलान सही है? तो इनमें से कौन सा मिलान सही है? देखिए यहाँ पर देखिए आपको कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं, ठीक है ना साथियों, और यहाँ पे आपको कुछ उसके मुख्यालय दिए गए हैं। देखिए माफ कीजिएगा, रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु, सरकारा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ या चावल अनुसंधान संस्थान चेन्नई? तो इनमें कौन सा मिलान जो है सही है? बिल्कुल सही। तो देखिए रेशम अनुसंधान संस्थान जो है ना ये आपका बेंगलुरु में है, मतलब क्या ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए। चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? क्योंकि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। वे अपतट पवने हैं या मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं या उपयुक्त सभी? तो चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्यों? बताइए इसका कारण क्या है साथियों? तो मानसून जो है ना कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, भारी वर्षा वाले क्षेत्र में या मरुस्थल में? लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ना, ठीक, ऑप्शन नंबर सी, भारी वर्षा वाले प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। देखिए सर चूंकि ठीक है ना, अब जो है ठीक है एक्सप्लेन करने का उतना टाइम नहीं है, जो वीडियो आपका और भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए बस रोटी हम इनसे भी बात कर रहे हैं और आप लोग भी तैयारी आपका भी अब अच्छा हो ही गया होगा, है कि नहीं? तो चूँकि आप लोग भी अब बेहतरीन आंसर जरूर दे रहे होइएगा। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है किनके द्वारा? जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है डेल्टा में, पठार में, पर्वत में, समुद्र तट में। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है कहाँ पे साथियों? तो डेल्टा में ना, ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्या कि बस अपने काम लायक, ठीक है, जीने के लायक, ऑप्शन नंबर ए डेल्टा हो जाएगा आपका। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो सहभूकंप रेखाएं, ठीक है, होमोसिस्मल लाइंस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक साथियों, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला सहभूकंप रेखा कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? पेंच, जिम कॉर्बेट, नागा अर्जुन या मानस? भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा साथियों? तो ये आपका है नागा अर्जुन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, और ये आपका आंध्र प्रदेश में है नागा अर्जुन, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पेरियार केरल या सिमलीपाल मध्य प्रदेश साथियों, ठीक है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में बिल्कुल सही है आपका, ये बांदीपुर कर्नाटक में है ही। मानस साथियों, मानस जो है ना ये आपका असम में, ये भी सही है। पेरियार आपका केरल में है साथियों, ठीक है। सिमलीपाल ठीक है मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। ये साथियों कहाँ पे आपका? तो उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे साथियों? उड़ीसा में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, जो मिलान किया वो नहीं है, गलत है ये, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है? इसका कारण क्या है? यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ताप इतना अधिक है कि पवन ठंडी नहीं हो पाती, पवन इस क्षेत्र तक नहीं पहुंचती है, या इस क्षेत्र में कोई भी पर्वत नहीं है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा क्यों रहता है? इसका कारण क्या होगा साथियों? तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ना, इसके लिए यह वृष्टि छाया क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है साथियों, वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। भारत में
निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भारत में निम्न में से कौन सा आयरन और स्टील निर्माण कंपनी जो है ना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो या जमशेदपुर। इनमें कौन सा कंपनी जो है ना ठीक है आपको सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, मतलब क्या प्राइवेट सेक्टर का होगा? तो जमशेदपुर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जमशेदपुर। ठीक है, भिलाई जो है ठीक है ये आपका ये इसमें आपका गवर्नमेंट का हिस्सा है। ठीक है, आपका दुर्गापुर में भी है और बोकारो में भी है, लेकिन जमशेदपुर जो है ना ये आपका प्राइवेट कंपनी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकास किस देश का निवासी है? भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का विकासक यानी रिक्टर स्केल का विकास करने वाला जो है ना व्यक्ति वो किस देश का निवासी है? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या जापान। साथियों आपको याद होगा ठीक है भूकंप की तीव्रता हम लोग बताए किस में मापते साथियों? तो सिस्मोग्राफ यंत्र से जो है ना सिस्मोग्राफ यंत्र से रिक्टर पैमाने पर मापते हैं ना। तो सवाल ये है आपका कि रिक्टर पैमाने का विकास जो है ना किस देश के व्यक्ति ने किया था साथियों? तो ये थे अमेरिका के साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ना साथियों। ठीक है, ये था कहा कि अमेरिका के रिचर्ड रिक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? कवारती, अगाती, अंट्रोट या कल्पेनी। लक्षद्वीप द्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ साथियों? तो कवारती है ना, लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती। नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड। तो नागिन झील किस राज्य में है आपका? तो जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कहाँ पे आपका? जम्मू कश्मीर में है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, नागिन झील। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? लाल मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह ह्यूमस से समृद्ध है, यह पोटास में समृद्ध है, यह लौह यौगिक में समृद्ध है, या यह ज्वालामुखी उद्यम से प्राप्त की गई है? बता सकते हो लाल मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है बिल्कुल सत्य है? तो यह लौह यौगिक से समृद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लाल मिट्टी में जो है ना लोहे की प्रचुरता पाई जाती है, आयरन से वह बिल्कुल भरा हुआ रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सबसे अधिक उत्पादन करता है साथियों? तो उड़ीसा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी। उड़ीसा जो है ना उड़ीसा इंडिया में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? निम्न में कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुदी, दोदरा बेटा, महेंद्रगिरी या धूपगढ़। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अन्नामुदी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अन्नामुदी जो है ना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है साथियों? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही, देखिए यहाँ पे आपको देखिए गलत हो गया ना आपका सवाल। इंग्लिश में दिया क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर साथियों। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी में हो गया आरोही क्रम। तो देखिए जब यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर है ना तो ये आपका क्या होगा? अवरोही हो जाएगा ना, अवरोही। ठीक है, मतलब समझो क्या घटते क्रम में। बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्राजील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, और अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, भारत ब्राजील। देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या? क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री कौन सा आपका? रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा की कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रयी पट्टी, समोच्च जुताई, पट्टी फसल लगाना या वनीकरण। मृदा की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वनीकरण। ऑप्शन नंबर डी, वनीकरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉब्सन, जेम्स लॉलॉक, डॉक्टर जो फरमान या डॉक्टर F शेरवुड रोलैंड। देख सकते हो वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने डेवलप किया था? पता ये इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा साथियों? तो GMB डॉप्सन ने, ऑप्शन नंबर ए GMB डॉप्सन, GMB डॉप्सन ने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं? किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं साथियों? बताइए, यूकलिप्ट, सिनकोना, नीम या सिकोया? तो कुनैन जो है ना साथियों, ये आपका मलेरिया की दवा है, ठीक है। तो बताइए कुनैन हम किस पेड़ से प्राप्त करते हैं? सिनकोना से ना। ऑप्शन नंबर बी सिनकोना से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है साथियों। अब ठीक है साथियों, अब आएंगे ज्योग्राफी, तो ठीक है साथियों, अब आपके होंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी की क्लास। तो अब यहाँ से आपके पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? बंधनों का अभाव, बंधनों से युक्त, या स्वतंत्रता या अराजकता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का आपका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। और इस वीडियो में जो है डिटेल्स काफ़ी कम किए जाएंगे, क्योंकि जो है आपके सारे डिटेल्स पहले ही करा दिए गए हैं और इसमें केवल जो आपको फास्ट में क्वेश्चन कराए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? आत्म विकास के लिए वास्तविक अवसर, या स्वतंत्रता, भेदभाव की नीति और उपयुक्त सभी। सकारात्मक स्वतंत्रता का आपके अर्थ क्या हो जाएंगे? तो आत्मविश्वास के लिए वास्तविक अवसर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है आत्मविश्वास के लिए वास्तविक आपके अवसर। कानून और स्वतंत्रता में आपके संबंध क्या है? कानून और स्वतंत्रता में आपके क्या संबंध हो जाएंगे? कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, कानून स्वतंत्रता का बाधक है, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, या उपयुक्त सभी। तो कानून और स्वतंत्रता जो है आपके एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। कानून और स्वतंत्रता जो है एक दूसरे के आपके पूरक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है? किसने कहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है? ग्रीन, लॉक, हिगेल या सिसरी? तो लॉक का मानना था कि जहां कानून नहीं वहां आपकी स्वतंत्रता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये आपका मानना था लॉक का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ आपके क्या होता है? समाज के सभी लोगों की भलाई, केवल समाज के धनी वर्ग की भलाई, सिर्फ दलितों की भलाई, या किसी एक समुदाय की भलाई? तो विकास का अर्थ होता है समाज के सभी लोगों की भलाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। विकास का अर्थ होता है समाज के सभी लोगों की भलाई। विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति की खुशहाली, सरकार की भलाई, लाभों का बैंक में संचय, या इनमें सभी। तो विकास का अर्थ हो यानी उद्देश्य होना चाहिए व्यक्तियों की खुशहाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और जिस देश के जो है विकास काफ़ी तीव्र गति से होती है और वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी खुशहाल होते हैं, और वह देश उतना ही आपके विकसित कहलाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, व्यक्तियों की आपकी खुशहाली हो जाएंगे यहाँ पे आपका। भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने के आपके क्या कारण थे? पंचायती राज को बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, या आपके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित करने का मुख्य कारण था पंचायती राज को बल प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का सभापति कौन करते हैं? यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति तो आपके कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, या लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापति तो जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। और अभी ओम बिरला जी जो है आपके लोकसभा के आपके अध्यक्ष है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहक का क्या नाम है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहक का आपका क्या नाम है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू जो है आपके चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, यहाँ पे आपका चेम्सफोर्ड हो जाएगा, सॉरी, मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम, या न्यायपालिका अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राहक आपका क्या नाम हो जाएगा? तो मिंटो मार्लो सुधार, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। मिंटो मार्लो सुधार अधिनियम आपके हो जाएंगे।
भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत आपके आरंभ हुआ है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत में संघीय शासन प्रणाली जो है आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है प्रारंभ किए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। एक पॉइंट आप याद रखेंगे ऐसे कि 1935 के जो आपके एक पारित हुए थे उसमें जो है आपको सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि इसी के द्वारा जो है आपके इस अधिनियम को पास किया गया था। और भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उनके काफ़ी खास जो है आपको भाग भी देखे जाते हैं। संविधान में जो है लगभग आपके 72% जो आपके हिस्सा है वो आपको 1935 के एक्ट का ही लिया गया है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने जो है आपके तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तारांकित प्रश्न क्या होते हैं। तो तारांकित का मतलब होता है वैसे प्रश्न जो मौखिक पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको तुरंत देना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों की अधिकतम आपकी संख्या कितनी है? तो 20। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। तारांकित हो जाएंगे आपके 20 और अतारांकित होते आपके लिखित होते आपके वे आपके लिखित पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में मतदान की आयु जो है मतदान की आयु जो सीमा है वो आपके 21 वर्ष से घटाकर आपके 18 वर्ष कब किया गया? भारतीय संविधान में मतदान की आयु जो है वे आपके 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में आपके जो है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर आपके 18 वर्ष कर दिए गए थे। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए या ऑप्शन नंबर डी सरकार के विकास में अवसर जो है आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत को जो है इसलिए सम्मिलित किया गया है ताकि जो है ये कल्याणकारी जो है राज्य की स्थापना किया जा सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और इसे लिया गया आपके आयरलैंड से लिया गया, ये आप भी याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती श्रीमती भंडार नायके, श्रीमती बेनजीर भुट्टो या श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगर वही करें विश्व की कौन हो जाएगी तो प्रथम आपकी श्रीलंका के हो जाएंगे, श्रीमती श्रीमाओ भंडार नायके हो जाएंगे। और एक भी आप याद रखेंगे श्रीमती बेनजीर भुट्टो जो है ये आपके पाकिस्तान की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी थी। निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जो है यह है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? यानी यह किसका आपका सिद्धांत हो जाएगा कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन नियम आपके नहीं बदलने चाहिए। निरंकुश राजतंत्र का, संवैधानिक सरकार का या अलिखित संविधान का या गणतंत्र का? तो ये आपके सिद्धांत होते हैं किसका? तो संवैधानिक सरकार का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। संवैधानिक सरकार का ये आपके क्या होते हैं? आपके उद्देश्य होते हैं कि व्यक्ति चाहे बदल जाए लेकिन उनके नियम नहीं बदलने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। निम्न में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया है? यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया गया है? एम हिदायतुल्लाह, के एस हेगड़े या सुब्बा राव या पीएन भागवती? क्या हो जाए इसका राइट आंसर? यानी कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष के पदों पर जो है सुशोभित किया गया है? तो ये आपके हैं कि एस हेगड़े। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? शब्द ऐसा सुनिए ध्यान से, चौथी सत्ता किसके लिए ये आपके प्रयोग किए जाते हैं? प्रेस और समाचार पत्रों के लिए, संसद के लिए, न्यायपालिका के लिए या कार्यपालिका के लिए?
शब्द जो है चौथी सतह, ये जो है किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये किए जाते हैं प्रेस और समाचार पत्रों के लिए किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और चौथा स्तंभ भी इसी को माना जाता है। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि अपने भारत में मीडिया को स्वतंत्रता प्राप्त है? क्या वे खुलकर कुछ बोल सकते हैं? ये जो है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या स्वतंत्रता प्राप्त है जो स्वतंत्रता होनी चाहिए? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक आपके पारित हुए थे? ये आपको बताना है। 17वां या 72वां या 73वां या 74वां? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक आपके पारित हुए थे? ये आपको बताना है। तो 74वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में आपके दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुच्छेद में आपके दिए गए हैं? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? किसमें आपको दिया गया है? तो ये आपके दिया गया है किसमें? 10वीं में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये आपके 10वीं में दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो है कब समाविष्ट किया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है कब आपके शामिल किया गया? 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को आपको जो है कब शामिल किया गया ये आपको बताना है। तो ये आपको शामिल किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को आपको शामिल किया गया था और ये आपके स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो आपको शामिल किया गया था उनके अनुसार किया गया था। और अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी कितनी है? तो 11 है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाए जाते हैं? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस आपके कब मनाए जाते हैं? 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को या 28 फरवरी को? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाए जाते हैं? तो मनाए जाते हैं कब? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। 15 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष आपके सेना दिवस आपके मनाए जाते हैं। और भारतीय सेना का जो राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1949 में हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी एनएसजी की जो स्थापना आपके 1984 में हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की स्थापना आपके 1969 में हुआ था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सीआरपीएफ की स्थापना आपके 1939 में हुआ था। इनका भी आप नाम याद रखेंगे और इसकी स्थापना याद रखेंगे आपका। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा जो है उसका निर्धारण पहले जो है पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी में आपके किए गए थे ये आपको बताना है। 1970 में किया गया था, 1974 में, 1976 में या 1977 में? तो ये किए गए थे आपके 1974 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। 1974 में आपको किया गया था पिछली बार आपका। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं, लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधा भाग लेते हैं, या सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्तियों के विषय में लोगों से परामर्श करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें आपके जो है लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थायी आपके सदस्य नहीं हैं? कौन से देश संयुक्त राष्ट्र संघ की आपकी सुरक्षा परिषद के आपके अस्थायी सदस्य नहीं हैं ये आपको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आपके जो है 15 सदस्य होते हैं जिसमें आपके 10 अस्थायी और 5 जो है आपके अस्थायी सदस्य आपके होते हैं, ये आपको बताना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कौन जो है आपके अस्थायी सदस्य है ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाएंगे यूएसए, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये सभी जो पांचों जो है ये आपके सुरक्षा परिषद के आपके अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे और इन्हें जो है आपके वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। अगर कोई प्रस्ताव पारित किया गया, अगर 14 सदस्य जो है उस पर हाँ कर देता है यानी उस पर मोहर लगा देता है कि ठीक है,
लेकिन अगर केवल आपके एक अस्थायी सदस्य जो है उसमें ना कर देता है तो मतलब वह आपका पारित नहीं होगा, वह वहीं पर आपका रुक जाएगा और इसी को बोलते हैं वीटो पावर। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में? तो सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा आपको कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 1975 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे। 1975 में जो है सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया था और ये आपके सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। यहाँ पे आपको ढेर सारी इलायची भी मिलती है और विभिन्न प्रकार के फूलों के जो है आपको देखने को मौका भी यहाँ पे आपको मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका। और इसके बाद जो हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन करेंगे अब, तो ये आपका अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स का, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसको होती है? वित्तीय सेवाओं की जो आवश्यकता है यहाँ पे आप किसको बना लीजिएगा, किसको होती है? व्यक्तियों को, व्यवसायिक संसाधनों को या सरकार को? तो वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता जो है व्यक्तियों को, व्यवसायिक संसाधनों को और सरकार, ये इन सभी को होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे। इन सभी को जो है वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता आपकी होती है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष स्थान पर आपके कौन सा बैंक है? भारतीय बैंकिंग प्रणाली में आपके शीर्ष स्थान पर आपके कौन सा बैंक हो जाएंगे, आपके ये बताना है। व्यवसायिक बैंक, सरकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सबसे आपके शीर्ष स्थान पर आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, आरबीआई। ये आपके जो है सबसे शीर्ष आपके स्थान पे है। भारत को जो है, यानी यह जो आपके आरबीआई जो है ये आपके कहलाते हैं भारत सरकार का बैंक, ठीक है। भारत सरकार का जो ये आपके बैंक कहलाते हैं, इन्हें बुलाया जाता है बैंकों का बैंकर जो है आरबीआई को बुलाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। और ये आपके शीर्ष स्थान पर आपका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। निम्नांकित संस्थागत वित्त साधन कौन है? निम्नांकित संस्थागत में आपके वित्त जो है आपके साधन कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। इनमें से कौन आपके वित्त साधन है? महाजन, साहूकार, व्यवसायिक बैंक या व्यापारी? तो व्यवसायिक बैंक जो है आपके, ये आपके वित्त साधन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे। व्यवसायिक बैंक जो है आपकी एक ऐसी संस्था है जो आपके वित्त साधन है और ये आपके 65% जो है संसाधन ऋण उपलब्ध कराता है। 65% आप याद रखेंगे, ये भी आपका। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई? तो आप ये सभी के सभी क्वेश्चन पढ़े हुए, किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। मुंबई को जो है वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। इसके साथ जो है विज्ञान का नगरी जो है बेंगलुरु शहर को बोला जाता है, ये आप याद रखेंगे। बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिहार के वित्त संस्थागत स्रोतों में आपके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, ये आपको बताना है। सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, राजकीय संस्थाएं या राष्ट्रीय संस्थाएं? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वे आपके व्यवसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 3, 10, 15 या आपके 25? तो बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या आपके 3 है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। 3 जो है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसकी स्थापना जो है आपके 1975 में आपके किए गए, तो ये भी आप याद रखेंगे। 1975 में इसकी स्थापना किया गया था आपका। भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में सहकारिता का प्रारंभ आपके किस वर्ष में हुआ था? 1907 में, 1904 में, 1912 में या 1915 में? तो भारत में सहकारिता का आरंभ आपके 1904 में हुए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। 1904 में सहकारिता का आपका प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। मांग अधिकय का अर्थ क्या है? मांग अधिकय का जो आपका अर्थ क्या हो जाएगा? मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक होना, मांग एवं पूर्ति का बराबर होना,
पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक होना, या इनमें से कोई नहीं। तो मांग अधिकाय का अर्थ होता है पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। पूर्ति की अपेक्षा आपका मांग का अधिक होना, ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर आपका। मुद्रास्फीति का घोतक क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति घोतक हो जाएगा मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र गति से वृद्धि, या स्थिर मूल्य स्तर का, या आपके मूल्यों में ह्रास की प्रवृत्ति का, या इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति घोतक है आपका किसका, ये आपको बताना है। तो ये आपके है मांग में तेजी से वृद्धि होने के कारण मूल्य स्तर में निरंतर एवं तीव्र वृद्धि का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। विस्फीतिक अंतराल जो है परिचायक है किसका? विस्फीतिक अंतराल जो है परिचायक आपका किसका हो जाएगा? मांग में तेजी से वृद्धि का, या पूर्ति की तुलना में काफी कम मांग होने का, या पूर्ति तथा मांग बराबर होने का, या इनमें से कोई नहीं। तो पूर्ति की तुलना में काफी कम मांग होने का, और ऐसी स्थिति में है जो काफी घाटा होता है, बहुत सारे जो है कंपनी ठप हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और इस समय जो है देश की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। मांग अधिकाय की समस्या को कम किया जा सकता है। मांग अधिकाय की समस्या को कम किया जा सकता है, क्या करके जो है आपको कम किया जा सकता है? विस्तारवादी वित्तीय नीति लागू करके, करों में छूट की व्यवस्था करके, या कर की दर बढ़ाकर, सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम करके, इनमें से कोई नहीं। तो कर की दर बढ़ाकर तथा सरकारी व्यय एवं घाटे के बजट को कम करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। बाजार नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बाजार नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केन्स, पोगो, या जीबी से, या इनमें से कोई नहीं। तो बाजार नियम को प्रतिपादित किए थे आपके यूबी से, यहाँ पे आपका हो जाएगा जीबी से लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा। बाजार नियम का जो प्रतिपादन है वे आपका जेबी से किए थे, यहाँ पे आप इसको जेबी से बना लेंगे, जेबी से आपका, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साम्य जो है आपका सामान्यतः क्या होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साम्य सामान्यतः आपके होते हैं न्यून रोजगार स्तर पर, पूर्ण रोजगार स्तर पर, या समग्र मांग क्रिया के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी आपके अर्थव्यवस्था में साम्य सामान्यतः आपके होते हैं न्यून रोजगार स्तर पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। स्फीति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है, अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। यह कथन किसका है? स्फीति उस अवस्था को कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं की जो है अर्थात वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है। यह कथन आपका किनका हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये कथन आपके क्राउथर का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएगा। ये आपके कथन क्राउथर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है ये आपको बताना है। मुद्रा आपूर्ति की कमी के द्वारा, मुद्रा आपूर्ति की अधिकता के द्वारा, या मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। मुद्रास्फीति जो है किसके द्वारा आपके मापी जाती है? तो ये मापी जाती है मुद्रा आपूर्ति की कमी अधिकता के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे। मुद्रा आपूर्ति की अधिकता के द्वारा ये मापी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। मुद्रास्फीति बताता है, क्या बताता है? मुद्रास्फीति जो है आपको क्या बताता है? मुद्रा की पूर्ति की कमी, कीमतों में तीव्र ह्रास, मूल्य स्तर में निरंतर तीव्र वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति बताता है मूल्य स्तर में निरंतर तथा तीव्र आपकी वृद्धि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में यह अंतर है कि आर्थिक विकास सूचित करता है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में आपका क्या अंतर हो जाएगा कि आर्थिक विकास सूचित करता है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, सिद्धांत एवं रवैये में परिवर्तन से, या परिस्थितिक एवं वातावरण की प्रति चिंता से, या उपयुक्त आपके सभी से। ये आपके देखे जाते हैं आपके उपयुक्त सभी से, ये सभी के सभी इसमें शामिल आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। ये सभी के सभी आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति होता है, या मुद्रास्फीति होता है, या मूल्य स्थिरता होता है, या सामाजिक परिवर्तन होता है? विकास का आपका अर्थ जो है आर्थिक वृद्धि और आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी राइट आंसर।
ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे। हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का आपके अंग है? हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंग है, ये आपको बताना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, राज अर्थव्यवस्था का, या मिश्रित अर्थव्यवस्था का, उपयुक्त सभी का। तो हस्तक्षेप की जो नीति है ये आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आपका है, आपका अर्थव्यवस्था का अंग है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो है मूल विशेषता आपका क्या आ जाएगा? एकाधिकार का अभाव, मूल उद्योगों में विशाल उत्पादन या पूर्ण रोजगार, या उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आपके मूल विशेषता क्या हो जाएंगे? तो उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार पर बल देती है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आपके बल देती है, ये आपको बताना है। राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य पर, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य पर, आध्यात्मिक एवं धार्मिक आपके मूल्य पर। गांधीवादी जो है आपकी अर्थव्यवस्था ये आपके बल देती है समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर समाजवादी एवं आर्थिक आपके मूल्य पर ये बल देती है। आर्थिक सिद्धांत क्या है? आर्थिक आपके सिद्धांत क्या है ये आपको बताना है। अभिगृहित या प्रतिस्थापना, प्रस्थापना या प्रकल्पना या परिचित प्रकल्पना। तो आर्थिक सिद्धांत ये क्या है आपको बताना है। तो ये हो जाएंगे प्रकल्पना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो ये आपके प्रकल्पना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष लक्षण आपका क्या हो जाएगा? निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण। लोकतांत्रिक समाजवाद का आपके विशेष लक्षण आपके क्या है? तो ये आपके है समाजीकरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। लोकतांत्रिक समाजवाद का विशेष आपके लक्षण है समाजीकरण। शिक्षा का विषय संघीय सूची में शामिल किया गया है। शिक्षा के विषय को संघीय सूची में शामिल किया गया है, राज्य सूची में शामिल किया गया है, या समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, या अविष्ट सूचियों में यानी विषयों में आपके शामिल किए गए हैं। शिक्षा का जो विषय है ये आपके समवर्ती सूची में आपके है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन और लास्ट में जो है इसका आंसर आप खुद से दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ये जो आपकी जो टेस्ट थी, ये जो आपको टेस्ट सीरीज बनाया गया था जिसमें सारे क्वेश्चन को मिलाए गए थे, आपको कैसा लगा? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका अंतिम क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर किसके बराबर होते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये दोनों के बीच अंतर किसके बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। टिकाऊ वस्तुओं पर उपभोक्ता व्यय, या प्रत्यक्ष करों से आय, या अप्रत्यक्ष करों से आय, या पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर, यानी किसके बराबर होती है आपको बताना है। तो चलिए आपका आंसर बता ही देते हैं, ये आपके हो जाएंगे पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी आ जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना टाइम निकाल कर जो है इस वीडियो को पूरा देखा। तो सभी फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, और कमेंट में एक प्यारा सा छोटा सा जो है जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।